जय हिंद दोस्तों। तो अपने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया था। दैट वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, दैट इज़ द प्री मेडिवल एरा। आज से हम अपने हिस्ट्री घटना चक्र का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, दैट इज़ द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अराउंड 25 चैप्टर्स हैं और ये 25 चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स इसमें लेंदी भी हैं एंड अदर्स आर स्मॉल। सो हम करेंगे हम एक एक ही करके, ठीक है, जिससे कि क्रोनोलॉजी आपके लिए इजी हो जाएगी। हो सकता है वीडियो की लेंथ कम हो, कभी ज़्यादा हो, बट हम एक एक ही करके कंप्लीट करेंगे। तो क्रोनोलॉजी हमारी सेम रहेगी, पर चैप्टर हमारा एक वीडियो आएगा। साथ ही साथ अगर कोई चैप्टर छोटा है तो वी विल ट्राई कि हम उसको एक दिन में दो से ज़्यादा चैप्टर्स कर लें। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा इसके लिए। एंशिएंट इंडिया में ऑल दो चैप्टर्स ऑलमोस्ट सारे ही बड़े थे, तो इट टुक टाइम ऑल्सो कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे। यहाँ पे डिवीज़न ज़्यादा हैं बट कुछ डिविजन्स में क्वेश्चन कम है। तो वील ट्राई कि अगर चैप्टर छोटे हो रहे हैं तो हम दो से ज़्यादा वीडियोस हम एक दिन में निकाल लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मुस्लिम इन्वेजन के साथ हम मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हज़रत मोहम्मद द प्रॉफिट वाज बॉर्न इन विच ईयर। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि जो मोहम्मद प्रॉफिट साहब थे, जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, वो कौन से सन में उनका जन्म हुआ था। सो ही वॉज बॉर्न इन 570 AD। ठीक, तो हज़रत मोहम्मद साहब वॉज बॉर्न अप्रॉक्सीमेटली इन 570 AD इन द अरेबियन सिटी ऑफ मक्का। तो जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था? 570 AD में। कहाँ हुआ था? मक्का में। ठीक है, इट इज़ एन अरेबिक सिटी एंड ही इज़ नोन एज द होली प्रॉफिट ऑफ मुस्लिम्स। एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 632 AD में। ठीक है, सो अराउंड 62 ईयर्स ही वॉज हियर। तो 570 AD में ही वॉज बॉर्न इन मक्का एंड he died in 632 AD. Now they are asking where is Makkah? So Makkah is in Saudi Arabia. The word Hindu as a reference to the poem to the people of Hind was first used by. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, this question says कि जो word है हिंदू, ठीक है, तो हिंदू को एज किस फॉर्म में यूज़ किया था? एज अ रेफरेंस टू द पीपल जो हिंद में रहते थे। हिंद क्या था? हिंद था हिंदुस्तान, मतलब भारत, जो अभी हम भारत है वो हिंद था। हिंद जो नाम आया था वो इंडस से भी आया था। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हिंदू किसको रेफ़र किया गया था? तो हिंदू उन सब लोगों को रेफ़र किया गया था जो हिंद में निवास करते थे, हिंद में रहते थे। तो ये किसने किया था? पहली बार ये हिंदू वर्ड यूज़ किसने किया था? तो अरब्स ने यूज़ किया था। ज़्यादातर ये स्कॉलर्स को लगता है, ज़्यादातर स्कॉलर्स को ये फील होता है कि जो हिंदू नाम है वो प्रोनाउंस किया गया था इन्वेडर्स के द्वारा, क्योंकि वो दे कुड नॉट प्रोनाउंस द नेम ऑफ द इंडस रिवर, क्योंकि वो इंडस नहीं बोल पा रहे थे। हिंदू एज मैंशन इन द ऋग्वेदा, भारत इज डिफाइंड एज सप्त सिंधु। ठीक है, भारत को क्या डिफाइन किया गया था वेदों में? सप्त सिंधु। तो ईरानियंस ने इस कंट्री का नाम रख दिया था हिंदुस्तान, क्योंकि वो सिंधु प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। एंड ग्रीक्स ने इसको इंडिया बोला था। अबाउट द इंडियन पीपल द वर्ड हिंदू वॉज फर्स्ट यूज बाय अरेबियंस। तो अलग अलग स्टोरीज़ हैं। कोई बोलता है कि प्रोनाउंसिएशन का इशू था, अगर नहीं होता तो शायद कुछ और नाम हो सकता था, हिंदुस्तान भी हो सकता था। कुछ बोलते हैं कि नहीं, ग्रीक लोगों ने इसका नाम इंडिया रखा था। तो कुछ एविडेंशियल फैक्ट्स हैं जिससे ये बोला जा रहा है। सो द भारत वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान एंड द वर्ड हिंदू वॉज फर्स्ट यूज बाय अरेबियंस टू कॉल द पीपल ऑफ हिंद। Next, according to Chachnama, what was the capital of the Indus country in the 6th-7th century AD? तो चचनामा के हिसाब से जो कैपिटल है इंडस कंट्री की वो क्या थी इन द 6th and 7th century AD? सो इट वॉज अरोड। ठीक है, चचनामा क्या है? नामा मतलब कि स्टोरी। ठीक, किसी के बारे में बात होती है तो उसको स्टोरी, उस पर्टिकुलर जगह या पर्सन की स्टोरी को आगे जब नामा लगा देते हैं तो दैट डिपिक्ट्स द स्टोरी। सो चचनामा इज़ द स्टोरी ऑफ चच, इज़ वन ऑफ द मेन हिस्टोरिकल सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ सिंध इन 7th-8th century AD, जिसको लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है,
तो ये लिखी गई थी पर्शियन लैंग्वेज में चचनामा। इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम राजा चच ऑफ सिंध। तो ये इनका जो चचनामा का नाम जो चच पड़ा है वो कहाँ से पड़ा है? राजा चच थे सिंध रीजन के, जिनके बेटे का नाम था दाहिर। ठीक है, तो स्टोरी क्या है आप समझिए। राजा का नाम था चच, उनके बेटे का नाम था दाहिर। सो ये जो दाहिर था, ही स्टूड अगेंस्ट मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो ये किसके अगेंस्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम के अगेंस्ट किया। मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो था, ही इन्वेडेड इन विच सेंचुरी? सो ही इन्वेडेड इन 7th century AD। सो ये गया इनके अगेंस्ट। द टेक्स्ट स्टेट्स दैट अरोड सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री इन दिस सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो चचनामा है ये किसके नाम पे लिखा गया? राजा चच के नाम पे लिखा गया। उनके बेटे का नाम क्या था? दाहिर था। और दाहिर जो था, ही स्टूड अगेंस्ट मोहम्मद बिन कासिम व्हेन ही इन्वेडेड द इंडिया। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम ने अराउंड आई थिंक 711 और 712 712 AD में शायद जो यहाँ पे इन्वेड किया था। सो दिस इज़ द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी अबाउट चचनामा, हु वाज चच। Next is first Muslim attack on India occurred in the year. Okay, none of the above इसका आंसर है। Why? Because King Dahir of Sindh fought the battle with the Muhammad bin Qasim, the first Muslim invader, who defeated Dahir in this battle. ठीक है, तो यहाँ हमने जो स्टोरी देखी, दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और ये जो लड़ाई थी इसमें दाहिर जो थे ही डिफीटेड। ठीक है, ही अराइव्ड एट द कोस्ट ऑफ सिंध इन 712 AD। कौन? ओके, अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे। तो मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 AD में। ठीक है, एंड जो अभी पाकिस्तान में है, एंड वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग एंड किलिंग दाहिर। सो ही डिफीटेड दाहिर एंड ही किल्ड ऑल्सो। देर इज़ अ डिस्प्यूट अबाउट द एग्जैक्ट डेट ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। BD महाजन के हिसाब से जो डेट है वो 711 AD है, लेकिन हरीश चंद्र वर्मा के हिसाब से 712 है। सो आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि 712, क्योंकि ये दोनों ही पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो 712 AD जनरली बुक्स में फिर उसके बाद मेंशन की गई है, ऑल्दो 711 AD जो है वो BD महाजन जी ने बोली है, बट इसका आंसर माना गया था नन ऑफ द अबव फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द MPPCS। नेक्स्ट, व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध, सो 712 712 AD। Now assertion and reason are been given. Turkish invasions on India were successful. रीज़न ये है क्योंकि देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो दोनों ही सही है, टर्किश इन्वेजन इंडिया में सक्सेसफुल रहे, रीज़न यही था कि इंडिया में यूनिटी नहीं थी, और यही रीज़न आपने पहले भी देखा होगा। अभी जस्ट हमने एंशिएंट ख़त्म किया है, एंड वी डिस्कस दिस पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। उससे जस्ट पहले नंद एम्पायर था, एंड दिस नंद was a big empire of that time actually, but it did not give a heed to unite the other small kingdoms so that the invasion could be stopped. So that was the invasion of Alexander. Now again same उसी तरीके की स्टोरी फिर रिपीट होती रही, एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड ड्यूरिंग द मुस्लिम इन्वेजन। ठीक है, तो इस टाइम पे भी यही था, एंड रूट भी वही है। दिस अफ़गानिस्तान वाला जो रूट होता है वो ईजिली, क्यों हमेशा सारे जो भी इन्वेजन्स हुए हैं वो आपके वेस्टर्न साइड से हुए हैं? वाई? बिकॉज द इन्वेडर्स कुड इन्वेड ईजिली दिस प्लेस। ठीक है, ईस्ट साइड से कैसे आएंगे? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से इन्वेजन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, टेरेन नहीं था, नीचे हमारा जो समुद्र से घिरा हुआ है चारों तीनों तरफ से। तो सबसे जो वीक जो पॉइंट था इन्वेजन का वो ये था, और यहीं पे जो किंग्स थे बेसिकली, आप देखेंगे तो नॉट गुड एट मैप्स, बट ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे जो किंग्स थे बेसिकली ये इधर से, तो यहाँ जो किंग्स थे ये पूरा जो रीजन था ये यूनाइटेड ही नहीं था। ठीक है, छोटे छोटे अपने सब सर्व कर रहे थे, और यही आप मॉडर्न इंडिया में भी देखेंगे अगेन व्हेन ब्रिटिश केम। ठीक है, तो 1857 के टाइम पे क्या होता, ऑल्दो एवरीवन फॉट वेरी ब्रेवली बट यूनिटी, देयर वाज अ लैक, वन ऑफ द रीजन वाज अ लैक ऑफ यूनिटी। तो हिस्ट्री हमेशा वही रही है। ठीक है, तो आप कभी भी देखेंगे रीजंस जो हैं वो मोर और लेस सेम रहे हैं, हिस्ट्री रिमेन्स द सेम, कि हमारे पास पूरी तरह से यूनिटी नहीं थी। ठीक, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज़ टर्किश इन्वेजन इन इंडिया सक्सेसफुल थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। नेक्स्ट,
देर आर मैनी रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ टर्किश इन्वेजन इन इंडिया. हाउएवर जो सबसे प्रोमिनेंट था वो था कॉन्स्टेंट वॉरफेयर जो इंडियन रूलर्स के बीच में ही आपस में हो रहा था. इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था एंड देयर वर मेनी स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया. ठीक है. एंड दिस मेड टर्क्स वर्क ईजी. अ स्ट्रॉन्ग किंगडम इन द नॉर्थ वुड हैव डिटर्ड टर्क्स. तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग किंगडम होता उस टाइम पे टर्क्स का, सॉरी इंडिया का, तो ये पॉसिबिलिटी इस तरीके की शायद ना होती. फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया वॉज मोहम्मद बिन कासिम. ठीक. ईयर 712 AD. किसको हराया? दाहिर को. Okay. The first Muslim invader of India was Muhammad bin Qasim. In the beginning of 8th century, under the leadership of Qasim, a part of India was unsuccessfully attacked. The empire of Arabs could not spread towards the east. तो याद रखिएगा ये पॉइंट भी कि जो एम्पायर था अरब का वो सिंध और मुल्तान के ईस्ट तक नहीं जा पाया और धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया. इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर स्टेनले लेनपूल, ऑल्दो अरब्स कॉन्कर्ड सिंध, but it remained only an episode in the history of India and Islam. This was an incomplete victory. Their incomplete task was done by Turks. ठीक. तो अरब्स आए. अब मुस्लिम इन्वेजन में अब याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले अरब्स आते हैं. ठीक है. सो अरब्स में कौन आए? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन रहा? मोहम्मद बिन कासिम रहा अरब्स के. लेकिन जो ऑल्दो ही डिफीटेड दाहिर और उसने कुछ रीजन को कॉन्कर भी किया, बट इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज सिंध और मुल्तान के ईस्ट तक ये पहुंच नहीं पाया. फिर जो अरब्स की जो इनकम्प्लीट विक्ट्री थी उसको फिर किसने कंटिन्यू रखा? टर्क्स ने. ठीक है. नेक्स्ट, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वर. अब ये पूछ रहे हैं कि कौन थे एग्जैक्टली, मतलब नॉट द नेम ऑफ द पर्सन. सो दीज वर अरब्स. तो पहला मुस्लिम इन्वेडर जो थे वो टर्क्स नहीं अरब्स थे. Next is, the very first Muslim invasion of India took place in Sindh in the year 712 AD by the Arabs under the leadership of MBQ Muhammad bin Qasim. He displaced Raja Dahir who ruled Sindh from his capital Arod. तो कैपिटल क्या थी? अरोड थी. ये भी याद रखिएगा, जो कि नियर मॉडर्न कराची वाला जो एरिया है वो था. अरब्स इवन अनसक्सेसफुली ट्राइड टू अटैक मालवा ऑल्सो. तो इन्होंने कोशिश की थी मालवा को अटैक करने की, बट सक्सेसफुल नहीं रहे. इस इन्वेजन के बाद, जो कि सिंध तक ही लिमिटेड रहा 300 साल तक, किंग्स लाइक राजा भोज एंड अदर गुर्जर किंग्स थ्वार्टेड फर्दर मुस्लिम अटैक्स. ठीक है. तो उस टाइम पे जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट राजा रहे, जैसे कि हमने लास्ट अपने कुछ चैप्टर्स में पढ़ा, राजा भोज थे. ठीक है. और ये कौन से? गुर्जर प्रतिहार वंश से थे, जिनकी राजधानी क्या थी? धार थी. तो राजा भोज जैसे जो राजा रहे उस टाइम के, उन्होंने मुस्लिम अटैक्स को डटर किया. तो मुस्लिम अटैक जो था वो बेसिकली सिंध वाले रीजन तक ही रहा, उसके बाद इधर सक्सेसफुल हुआ नहीं वो. नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम वॉज. एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप याद रखिएगा कौन था ये अरब था, टर्क नहीं था. ठीक है. टर्क और अरब में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि पहला इन्वेजन अरब्स का था और वो कौन थे? MBQ थे. MBQ के एक तरीके से सक्सेसफुल भी बोल सकते हो, उनकी तरफ से एक छोटा सक्सेस भी था. और ही मेड हिज नेम इन द हिस्ट्री. एंड देन वॉज दिस टर्क्स इन्वेजन. ठीक है. So Muhammad bin Qasim was an Arab ruler born around 695 AD. अब देखिए डिफरेंस कितना रहता है. 695 में ही वॉज बॉर्न एंड 712 में ही रेडेड. समझ रहे हैं आप? 17 साल में वो इन्वेजन करने भी आ गया. ही वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ इराक्स किंग अल हज्जज. एट द एज ऑफ 17 ही वॉज सेंट बाय कैलिफ अल वालिद टू लीड एन आर्मी टू सिंध. तो 17 साल में तो वो बालिग, अभी वोट देने का अधिकार नहीं होता है हमारे यहाँ 18 से पहले. एंड दैट वॉज द टाइम कि जब राजा जो होते थे, हमने जो पुराने राजा भी अपने एंशियंट टाइम में पढ़े, वो भी बहुत ही कम उम्र में राजा बने. तभी होता है ना, दे रूल्ड अराउंड 40 ईयर्स 50 ईयर्स. हम सुन रहे हैं हाउ कुड दे रूल अराउंड 40 to 50. अगर इफ़ यू सी द एज लिमिट ऑफ UPSC इट इज़ 32. देन यू गिव द स्टेट एग्ज़ाम्स, कहीं 35 है, कहीं 40 है. आपने कुछ सर्विस ज्वाइन कर लिया, आपके पास कोई कोटा है तो 45 है. मतलब इस उम्र तक तो तुम एग्ज़ाम दे ही रहे हो, अभी तो एलिजिबिलिटी चल रही है. तो यहाँ तो वो ख़त्म करके चले भी जाते थे. ठीक है. उस टाइम पे एलिजिबिलिटी नहीं होती थी. आप बस एक बार गद्दी पे संभालो, उसके बाद आप राजा बन के लड़ रहे हो. सो द रूलिंग पीरियड ऑलवेज वॉज वेरी लार्ज, क्योंकि अगर कोई एमिनेंट है तो वो लंबे समय तक रहेगा. वाई? बिकॉज ही कैन सर्वाइव दैट थिंग. ठीक है. So
हाँ, सो ही वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ इराक्स किंग अल हज्जाज, तो उनको 17 साल की उम्र में वो भारत आए थे. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ गजनविड डेनेस्टी. नाउ ही इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गजनवी डेनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये थे अलप्तगीन. Towards the end of the 9th century, Transoxiana, Khorasan, and parts of Iran were being ruled by Samanids, who were Iranian by descent. Among the Samanid governor, there was a Turkish slave, Alaptgin. ठीक है, तो Samanid governor के साथ एक Turkish slave था जिसका नाम था Alaptgin, who in course of time established an independent kingdom with his capital at Ghazni. तो इसी slave ने बाद में, ये Turkish slave था, इसने बाद में एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित किया जिसका कैपिटल उसने गजनी बनाया, और उसी गजनी के नाम पे जो डेनेस्टी का नाम पड़ा वो गजनविड डेनेस्टी पड़ा, विच सून टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ सैमनिड किंगडम. और ये जिस सैमनिड किंगडम का गवर्नर के साथ जो आया था उस किंगडम को ही इसने टेक ओवर कर लिया. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेल किंग वॉज नॉट डिफीटेड बाय महमूद गजनवी. इनमें से कौन से चंदेल किंग थे जिनको महमूद गजनवी ने डिफीट नहीं कर पाया था. सो ही वॉज विद्याधर. द चंदेल डेनेस्टी इज फेमस इन द हिस्ट्री फॉर द किंग विद्याधर हु रिपल्स द अटैक ऑफ महमूद गजनवी ड्यूरिंग 1019 to 20 AD. 1019 से 20 AD के आसपास की बात है ये. फ्रॉम द 9th century to the 13th century द चंदेलाज रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया. देयर फर्स्ट कैपिटल वॉज खजुराहो विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू महोबा. ठीक है, तो ये अराउंड कब से कब तक रहे, 9th century से लेके 13th century तक इन्होंने रूल किया. अराउंड 400 साल इन्होंने रूल किया. और उस 400 सालों में विद्याधर वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर. वाई? बिकॉज ही इन्वेडेड दिस मुस्लिम रूल इन्वेजन. सो एंड द कैपिटल ऑफ चंदेलाज इनिशियली वॉज खजुराहो, जो कि बाद में महोबा शिफ्ट हो गई थी. महोबा का पुराना नाम नहीं, आई गॉट कन्फ्यूज. महोदय नगर वॉज द ओल्ड नेम ऑफ, आप बताइएगा महोदय नगर किसका नाम था? कन्नौज का. ठीक है. नेक्स्ट, असर्शन रीजन. मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 times. ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया. तो महमूद गजनी जो था उसने 17 बार इंडिया पे रेड की और वो यहाँ पे एम्पायर स्टैब्लिश करना चाहता था. ये इसका रीज़न है. नहीं भाई, रीज़न ये नहीं है, इसका कोई इंटेंशन नहीं था कभी भी यहाँ पे एम्पायर बनाने का. अदरवाइज़ 17 बार रेड नहीं करता, 1-2 बार में आके डिफीट करता और उसके बाद यहाँ स्टैब्लिश कर देता अपना एडमिनिस्ट्रेशन, बट ऐसा नहीं था. सो टर्किश कॉन्करर महमूद ऑफ गजनवी सक्सीडेड हिज फादर इन 998 AD and established a huge empire in Central Asia with its capital at Ghazni, now South Kabul. For 17 times he attacked India from 999 to 1027 AD, and he was a ruthless invader, plunderer of wealth. इसको सिर्फ पैसे से मतलब था, ruthless invader था ये. इन इन्वेजन्स में उसका एम परमानेंट मुस्लिम रूल नहीं बनाना था, बट जो भी यहाँ पे वेल्थ थी, इंडिया के पास बहुत वेल्थ थी उस टाइम पे, तो जो भी वेल्थ थी वो लेके जाना उसका मेन मकसद था. हु वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनवी. इनका कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? तो वो थे उतबी. Mahmud of Ghaznavi was a plunderer who mounted at least 17 raids in India, but in his kingdom in Afghanistan, he had shown love for art and culture. He patronized 3 persons, Firdausi, Al-Baruni and Utbi. आप तीनों के नाम पढ़ेंगे और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं. इनके ये पैट्रोनाइज किए थे किसने? महमूद ऑफ गजनवी ने. सो फिरदौसी, अल-बरूनी और उतबी. फिरदौसी कौन थे? पर्शियन पोइट थे. इनको होमर ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, और इन्होंने लिखी थी शाहनामा. फिरदौसी हैज़ रिटन शाहनामा. अल-बरूनी ये एक ब्रिलियंट स्कॉलर रहे हैं सेंट्रल एशिया से, और इन्होंने लिखी है तहकीक हिंद. और उतबी ये कोर्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी, दोनों यामिनी के नाम से जो बुक लिखी हैं वो उतबी ने लिखी है. ठीक है. नेक्स्ट इज फरिश्ता. द ऑथर ऑफ शाहनामा वॉज एसोसिएटेड विद. तो इसके आंसर में कुछ संशय है, देखते हैं. द गिवन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट बिकॉज द राइटर ऑफ शाहनामा इज़ फिरदौसी. ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा शाहनामा जो लिखा है वो किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है, नॉट फरिश्ता. फिरदौसी वॉज अ स्कॉलर पोइट ऑफ महमूद ऑफ गजनवी. ही वॉज ऑल्सो नोन टू बी पॉपुलर एज होमर ऑफ द ईस्ट. तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होना चाहिए. फरिश्ता
ने एक ऑथेंटिक बुक लिखी थी, तारीख़ फ़रिश्ता। इनका पूरा नाम मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता था। फॉर सम टाइम ही लिव्ड इन मुर्तज़ा निज़ाम शाह कोर्ट इन अहमदनगर। आफ्टर दैट वो चले गए बीजापुर। इनकी बुक थी तारीख़ फ़रिश्ता, वॉज डिवोटेड टू द एम्परर ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल। ठीक है, तो फ़रिश्ता वॉज अ डिफरेंट मैन, फिरदौसी वॉज अ डिफरेंट मैन। फिरदौसी वॉज विद गजनवी। ठीक है, और फ़रिश्ता जो थे वो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट और इन द साउथ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट इज हु वॉज द ऑथर ऑफ शाहनामा। सो फिरदौसी। द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद ऑफ गजनवी वॉज अल बरूनी। तीन आए थे, अल बरूनी, उत्बी और फिरदौसी। During 11th century, Al-Biruni, the father of Indian historical writing, accompanied Mahmud of Ghaznavi of India and stayed here for many years. Al-Biruni translated Patanjali's Yoga Sutra into Arabic, called Kitab Patanjal, but Tehqeeq-e-Hind, Reality of Hindustan, was his most important work in which he gave a socio-cultural description of India. अभी पूछ रहे हैं कब आया था अल-बरूनी इंडिया, तो 11th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 11th सेंचुरी में वो आए थे। विच स्कॉलर केम टू इंडिया विद महमूद गजनवी? अगेन अल-बरूनी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल-बरूनी इज नॉट करेक्ट? आपको नॉट करेक्ट बताने हैं। सेक्युलर ऑथर था, राइटिंग जो थी वो इन्फ्लुएंस थी इंडिया से, संस्कृत स्कॉलर था, एक्सपर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था। सो जो करेक्ट नहीं है वो क्या है? ही वॉज अ सेक्युलर ऑथर। तो ये सेक्युलर ऑथर वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अल-बरूनी वॉज नोन इन AD 973 इन द टेरिटरी ऑफ ख्वाजरिम, नाउ कॉल्ड खिवा in Central Asia. He was a secular writer because he was not a secular writer because Al-Biruni never gave any sympathetic reference to the contemporary event of Somnath temple raid by Mahmud Ghazni in 1026 AD. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये सेक्युलर राइटर नहीं था। भी कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि सोमनाथ के मंदिर को जो तोड़ा गया था सबसे लास्ट जो इन्होंने रेड किया था, तो उस टाइम पे जो सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया था उसके बारे में इसने कभी जिक्र नहीं किया अल-बरूनी ने अपनी बुक्स में। सो देयरफॉर ही इज़ कंसिडर्ड एज एन नॉट अ सेक्युलर ऑथर बेसिकली। ठीक है, द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुराण वॉज, सो ही वॉज अल-बरूनी. Al-Biruni was the first Muslim who studied Puranas. He was not only a historian, but he took a keen interest in the wide level of subjects: astronomy, geography, medicine, mathematics, reasoning, religion, and theology. Due to his interest, he was attracted towards the gaining knowledge of the religious culture of the then India. He studied Sanskrit and used many references in his creations, mainly from the work of Brahmagupta, Balbhadra, and Varamir. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो लगता है कि सेक्युलर रहा होगा मे बी, बिकॉज काफ़ी लैंग्वेजेस सीखी, वो सब किया, बट स्टिल बिकॉज द इन्वेजन ऑफ सोमनाथ मंदिर वॉज अ वेरी बिग इवेंट. ठीक है, और इसको अभी कुछ साल पहले इसका रिवाइवल भी हुआ है, तो इसके बारे में कोई मेंशन ना होना उनको एक तरीके से फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया उनको नॉट सेक्युलर बनाता है. नेक्स्ट, who among the following has issued the silver coins with Sanskrit legend on one side? So ये थी महमूद ऑफ गजनी. The coins introduced by Mahmud Ghazni struck in India with Arabic and Sanskrit inscriptions on both sides. A dirham struck at Lahore carried a Sharda script and rendering in the colloquial संस्कृत ऑफ इस्लामिक कलीमा. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192? तो ये कौन था? ये था गौरी, शहाबुद्दीन गौरी. 1192 में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हुई थी विद गौरी. सो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, द रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया, conquered North India in 1192. The first attack of Muhammad Ghori took place in 1175 AD.
ऑन मुल्तान। तो जो पहला अटैक हुआ था वो मुल्तान पे हुआ था 1175 AD में गौरी का। देन ही अटैक मुल्तान एंड उच्च अगेन 75-76 के एरा में, एंड गुजरात में 78 के टाइम पे। फिर 1191 AD में ही फॉट द बैटल ऑफ तराइन विद पृथ्वीराज चौहान, और उनकी डिफीट हुई थी इसकी मोहम्मद गौरी की। बट सेकेंड जो बैटल हुआ तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय गौरी, एंड इन दिस वे सेंट्रल मुस्लिम पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था। नेक्स्ट, हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? सो हु डिफीटेड जस्ट नाउ वी रेड। पहली बार मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? हमने जो अभी पढ़ा वो बैटल ऑफ तराइन की बात थी। सो ये हराया था भीम सेकंड ने, भीमा सेकंड। द फर्स्ट बैटल ऑफ मोहम्मद गौरी वॉज अगेंस्ट अ हिंदू रूलर राजा भीमदेव सेकंड ऑफ गुजरात, हु वॉज अ मेंबर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। राजा भीमदेव सेकंड वॉज अ यंग मैन एंड रियल रीजेंट वॉज हिज मदर। तो ये राजा भीमदेव जो थे वो तो नाबालिग थे शायद, तो रियल जो रीजेंट काम कर रही थी वो थी नायका देवी। शी इन्फ्लिक्टेड अ मेजर डिफीट on Muhammad Gauri, and hence Gauri never tried to attack India from Gujarat side. ठीक है। सो भीम सेकंड जो थे वो यंग थे, तो उनकी माता श्री ननका देवी रियल रीजेंट थी, एंड इन्होंने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया इस तरह से कि कभी ही नेवर ट्राइड टू अटैक फ्रॉम द गुजरात साइड। नेक्स्ट, इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद्र? तो जयचंद को हराया था चंदावर में, चंद को चंदावर में, ठीक है, जयचंद्र इन चंदावर 1194। द बैटल वॉज फॉट इन चंदावर सिटी ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर क्लोज टू आगरा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावर? तो अगेन चंदावर से जयचंद। Whom had Muhammad Gauri defeated in 1194 in battle? Again, Jaychand, Chandavar. Battle that laid the foundation of Muslim domination in India was Second Battle of Tarain in 1192 AD. It was fought between Muhammad Gauri and Rajput army of Prithviraj Chauhan. The battle took place in 1192 AD near Tarain. In this battle, Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Gauri. After this battle, the Muslim power was strongly enrooted in the northern India, which may be regarded as a turning point in Indian history. Next, arrange the following names chronologically and select the answer from the quotes given below. ठीक है, तो आपको इसमें क्रोनोलॉजिकली इनको लगाना है। जेंगिस खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर। तो आंसर है इसका B 2314। गजनवी, फिर गौरी, फिर गेंगिस खां और फिर तैमूर। ठीक है, तो बोल रहे हैं 999 1027 AD महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया फॉर 17 times. Gauri's first attack occurred in 1175 AD, and then he attacked again and again to expand the empire till 1205 AD. The fear of Genghis Khan attack haunted the death of Khwarazm Shah in 1221 AD, when his son and successor to the throne was attacked India इन 1398 AD। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मुझे, इसलिए मैं एक बार देख रही थी। देखिए, सबसे पहले तो गजनवी ने किया, ठीक है, तो ये 999 से लेके 1027 तक इसने अटैक किया। सेकंड इज़ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने फर्स्ट अटैक उनका हुआ था 1175 में। देन चंगेज़ खां, उन्होंने उनका जो अटैक था वो 1221 का था, और लास्ट में तैमूर का जो था वो 1398 था। ओके, ठीक है,
ये जो 4 अटैक हुए, सबसे पहले सबसे पहले गजनवी आता है, फिर गौरी, फिर चंगेज़ खां और फिर तैमूर। कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। तो देवी लक्ष्मी की इमेज किस पे थी? मोहम्मद गौरी की कॉइन्स पे थी, जो कि सेकंड क्रोनोलॉजी में आ रहा है। ठीक है, इमेज गॉडेस लक्ष्मी वाइल ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉइन कलमा इंस्क्राइब था। तो एक साइड पे लक्ष्मी माता की इमेज थी और दूसरी साइड पे कलमा लिखा हुआ था अरबिक लैंग्वेज में। मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता इन इंडिया टू। ये बोल रहे हैं जो पहला इक्ता था वो इंडिया में आके मोहम्मद गौरी ने किससे दिया? तो वो दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। Soon after the victories of Gauri, Ikta system was established in North India in 1192. Muhammad, son of Gauri, Muhammad Gauri, appointed Kutubuddin Aibak as in charge of his Indian territories. तो यहाँ पे जो भी उसने इंडियन टेरिटरीज जीती उसका मन था वापस जाने का, तो उसने यहाँ पे अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पूरी टेरिटरीज को मतलब एक तरीके से मालिक बना दिया। Then he played an important role in the second battle of Tarain. ठीक है, pleased with his words, Gauri appointed him as the administrator of Khurram and Samna. He had taken care of administration of North Indian territories conquered by them as representative of Gauri till 1206. तो यहाँ पे वो काम करता रहा एज representative of Gauri, जिसको अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो रही है। तो वो जो स्टार्ट होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है, क्योंकि ही वॉज अ स्लेव, ही वॉज गिवन दिस बेसिकली दिस चांस टू क्या बोलेंगे इसको, इंडियन टेरिटरीज़ का इंचार्ज बनाने का। तो उसने जो भी किया ही रिप्रेजेंटेड इट वेल। तो फाइनली जो 1206 तक वो रहे और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन द नेम ऑफ गौरी ओनली, मतलब उनके एक तरीके से शागिर्द बन के उन्होंने किया। इस पीरियड में ऐबक ऑल्सो एक्सपेंडेड द टर्किश पावर इन नॉर्थ इंडिया। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार। अब मोहम्मद गौरी के किस शेर ने स्लेव ने, आई एम सो सॉरी, विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार। सो ही वॉज बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो अभी हमने लास्ट जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें देखा था, नालंदा यूनिवर्सिटी को जो डिमोलिश किया था वो भी बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, तो इसीलिए आप इससे भी याद रखिएगा, बंगाल और बिहार तक कॉन्क्वेस्ट किया था। तो ये कौन थे? ये भी मोहम्मद गौरी का स्लेव ही था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो और कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा जितनी भी उन्होंने सल्तनत आगे बढ़ाएंगे अपने इसके बाद, तो उसका श्रेय जाता है बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक को, मतलब यहाँ से वो शुरू होता है। ठीक है, सो मोहम्मद गौरी एंड ऐबक डिडंट एवर थिंक ऑफ कॉन्करिंग बिहार एंड बंगाल। ये टास्क कंप्लीट किया था बख्तियार खिलजी ने, या फिर उनका नाम था इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो बहुत बड़ा नाम था, तो इसलिए बख्तियार खिलजी इनको बोला जाता था। बिटवीन 1193 जो कि बैटल ऑफ तराइन के बाद की बात है, 1202 इन्होंने बिहार को कॉन्कर किया, विक्रमशिला नालंदा एंड को डिस्ट्रॉय किया, और जो कैपिटल था उदांतपुर उसको भी कैप्चर किया। फिर इसने अटैक किया बंगाल में 1198 से लेके 1203 के बीच में, जहाँ पे रूलर थे लक्ष्मण सेन, जो हमने देखे थे कि उन्होंने लक्ष्मण अपना संवत भी चलाया था। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में कि लक्ष्मण संवत का टाइम क्या था, और बाकी 3 संवत जो इससे हमने पहले पढ़े थे उनका भी पीरियड आपको बताना है। तो लक्ष्मण सेन के टाइम पे ही फ्लेड अवे विदाउट फाइटिंग इन द बैटल फील्ड। ये लक्ष्मण सेन भाग गए थे। टर्किश आर्मी एंटर्ड द कैपिटल नादिया एंड रिस्टोर्ड to massive loot. In the absence of king, the city surrendered. Then Lakshman Sen had taken refuge in South Bengal and ruled there for some period. Bakhtiyar Khalji made his capital in लखनऊती। ओके, तो बख्तियार खिलजी ने तो अपनी कैपिटल लखनऊती में बना ली थी। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एक तरीके से मोहम्मद गौरी को, नाउ ही विल बिकम द किंग, एंड फिर यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट होगी स्लेव डायनेस्टी की। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो है इन्वेजन को लेकर वो ख़त्म हुआ। तो पहला इन्वेजन किसने किया था? अरब्स ने किया था। उसके बाद टर्क्स आए, ठीक है। 17 बार किसने किया था? गजनी ने किया था। उसके बाद गौरी आया, गौरी की 2 लड़ाइयाँ हुई इम्पॉर्टेंट, 91, 92। 92 वाली गौरी जीत गया, 91 वाली हार गया, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग। अब हम मेडिवल में आ गए तो और कुछ नए नए टर्म्स आएंगे, तो आप रिवाइज़ करते रहिए। एंशियंट को भी मत भूलिएगा, जो भी है उसको रिवाइज़ करते रहिए। उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टाइम है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज जस्ट कीप रिवाइजिंग थ्रू रीडिंग और वीडियोज़, एनीथिंग वट एवर यू लाइक, एंड कीप स्टडिंग। हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे वो स्लेव डायनेस्टी पर लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।